हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग लास्ट कुछ दिनों से डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट की एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेसन में हम लोगों ने डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट में लॉजिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया था, जैसे कि कोई लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स की हेल्प से हम लोग कैसे एक लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं, और लॉजिक सर्किट कैसे हमें एक लॉजिक फंक्शन प्रोड्यूस करता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी सीखा था कि लॉजिक फंक्शन किन किन फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, जैसे कि सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। और ये भी सीखा था हम लोगों ने लास्ट लेसन में कि एक लॉजिक फंक्शन में मिन टर्म्स और मैक्स टर्म क्या होते हैं, और मिन टर्म्स मैक्सिमम हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर उसी के नेक्स्ट पार्ट को। इसमें लॉजिक फंक्शन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी लॉजिक फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। वैसे बूलियन अलजेब्रा, बूलियन फंक्शंस का भी हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया था, बूलियन रूल्स का भी हम लोगों ने आइडिया लिया था लास्ट लेसन में, और उसकी हेल्प से भी हम लोग किसी लॉजिक फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्नऑफ मैप की हेल्प से, जिसे के मैप बोलते हैं। के मैप की हेल्प से भी हम लोग अपने लॉजिक फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। यही एक अप्रोप्रिएट वे भी है जिसकी हेल्प से हम आसानी से, और इजी भी है, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स मिनिमाइज कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं किसी लॉजिक फंक्शन को। तो आइए दोस्तों, आज के इस लेसन को हम लोग कंप्लीट करते हैं और मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ के मैप लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज के मैप कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, एक लॉजिक फंक्शन को के मैप की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हाउ वी मिनिमाइज अ लॉजिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कर्नॉफ मैप। ओके, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि मैंने एक ओवरव्यू दिया है, हम लोग इस सेशन में, इस पर्टिकुलर लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वी मिनिमाइज अ लॉजिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कर्नॉफ मैप, के मैप। तो इससे पहले हमें के मैप के बारे में आना चाहिए। के मैप होता क्या है, के मैप कैसे रिप्रेजेंट करता है किसी लॉजिक फंक्शन को, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो बहुत थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को आइडिया है, और बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं मैं बताऊंगा। फिर भी हम लोग जिस लेवल पे डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होंगी, सबको समझ में आएगा। तो पहले के मैप की बात करते हैं। तो के मैप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज यूज ऑफ के मैप। के मैप इज अ प्रोवाइड अ मेथड टू मिनिमाइज अ लॉजिक फंक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट इज के मैप और कैसे के मैप की हेल्प से किसी लॉजिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो केयरफुली पेशेंस से लर्न करना, स्टार्टिंग टू लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी क्योंकि हमारे क्वेश्चंस मेनली इसी पर्टिकुलर पार्ट से ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्नॉफ मैप। कर्नॉफ मैप, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं के मैप। ओके, तो क्या है के मैप? जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था, के मैप इज अ मैथड, के मैप इज अ मैथड टू सिंप्लीफाई लॉजिक फंक्शन। इसको लॉजिक फंक्शन बोले या फिर हम लोग बूलियन फंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, एक ही बात है, बूलियन फंक्शन भी बोला जा सकता है। तो ये है के मैप, के मैप का रोल। ओके, अब के मैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक थ्योरी इसकी बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो के मैप होता है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है। एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है जिसमें पर्टिकुलर कितने सेल होते हैं, जितने हमारे मिन टर्म्स, मैक्सिमम मिन टर्म्स पॉसिबल है किसी बूलियन फंक्शन में। तो जैसे अगर हम बात करें, एक के मैप बनाइए जिसमें कोई बूलियन फंक्शन है जिसमें टू वेरिएबल ही यूज किए गए, तो हम के मैप कैसे बनाएंगे? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ के मैप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ के मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर कंस्ट्रक्शन हमें आ जाता है और उसके जो रूल्स होते हैं वो हमें सारी चीजें आ जाएंगी, तो फिर मिनिमाइज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो स्टूडेंट मैं पहले ही थोड़ा रिकॉल कर दूं, अभी मैं बेसिक एक आइडिया दे रहा हूं कि के मैप कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है पर्टिकुलर बूलियन फंक्शन की हेल्प से। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि जब भी हम फिलअप करेंगे किसी के मैप को मींस बूलियन फंक्शन की हेल्प से, तो उसमें बहुत सारे एडिशनल टर्म्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे एक्टिव, जिसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट, इजेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ये टर्म्स हम लोग तब डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक हमें के मैप का आइडिया मिल जाना चाहिए। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ के मैप। तो फर्स्ट वन मैं बताने जा रहा हूं कि एक फंक्शन है हमारे पास फॉर अ फंक्शन जिसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, फॉर अ फंक्शन एक्स बाई, मतलब बूलियन फंक्शन अगर हमारा एफ एक्स बाई मतलब 2 वेरिएबल की हेल्प से लिखा है। तो यहाँ मेनली हमारा फोकस क्या है कि हाउ मेनी वेरिएबल एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन। ओके, तो कैसे हम लोग बनाते हैं वो मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया था कि के मैप इज द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग 2 अगर वेरिएबल लेते हैं तो टोटल मैक्सिमम कितने पॉसिबल है, तो पॉसिबल मिन टर्म और मैक्सिमम जो भी बोले हम लोग, टोटल टर्म्स, पॉसिबल टर्म्स। तो पॉसिबल टर्म्स जिसको क्या हो सकते हैं, मैक्स एंड मिन, कितने पॉसिबल है, इक्वल टू दी पावर 2 इक्वल टू 4। तो 4 सेल बनेंगे हमारे मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की बनेगी। अब उसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि एक 1 रो 4 कॉलम्स क्यों नहीं हो सकते। तो एक्चुअली क्या होता है, हर एक रो पर्टिकुलर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल या हम अज्यूम करें n वेरिएबल है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उन वेरिएबल को हाफ हाफ करने की कोशिश करते हैं, हाफ फॉर रो और हाफ फॉर कॉलम्स। ओके, अगर वो ऑड नंबर्स हैं तो एक हो सकता है नंबर ऑफ रो एक ज्यादा हो, कॉलम्स एक कम हो, या फिर नंबर ऑफ रो एक कम हो, कॉलम एक ज्यादा हो, तो ऐसा हो सकता है। तो 2 वेरिएबल की हेल्प से हमारे 4 सेल्स बनेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे 4 मिन टर्म्स को। ओके, या मैक्स टर्म, उनके कॉम्बिनेशन को। तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म कैसे फिल करेंगे ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इसके मैप को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अगर 2 वेरिएबल हैं तो यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं। ओके, अब इसकी रो को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने साइड में ऑब्लिक करके लिखा है x ऑब्लिक बाई। तो x मीन्स ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम यहाँ लिखते हैं x कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे लिखते हैं x। ओके, यहाँ लिखेंगे y कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लिखेंगे y। बहुत बेसिक, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन अभी आगे आके हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस पर डिस्कस कर जाएंगे। जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आप हाई लेवल पे नहीं पहुंच सकते। अब ये सेल एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे टर्म्स लिखे गए होंगे, अगर हमारा कोई टर्म x कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट के इक्विवेलेंट है। ओके, तो इस सेल की जो वैल्यू है एक्चुअली वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूं। इस सेल की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है x कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रही है x कॉम्प्लीमेंट बाई, और ये रिप्रेजेंट कर रही है x बाई कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि हम मैट्रिक्स में जानते हैं। ओके, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के मैप को हम नंबरिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल एक ही 2 एग्जाम्पल में लूंगा इसको इस तरीके से लिखने, फिर मेन पॉइंट पे ही पहुंचूंगा। अगर हमारे पास इसी मैट्रिक्स को हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, x कॉम्प्लीमेंट x बाई कॉम्प्लीमेंट बाई। ओके, अभी तो 2 में है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं कुछ चीजें यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे मिन टर्म्स बेसिस पे लिखा जाए, मिन टर्म बेसिस पे लिखा जाता है, तो मिन टर्म्स अगर हमारे किसी बूलियन फंक्शन में जो मिन टर्म एग्जिस्ट करते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। तो मतलब उनकी टर्म्स जो आएंगे वो x कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट या फिर प्लस x कॉम्प्लीमेंट बाई, ऐसे 4 मैक्सिमम मिन टर्म्स हो सकते हैं। तो उन मिन टर्म्स अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी जगह हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर कोई मिन टर्म लिखा हुआ है, कोई मिन टर्म है, सपोज दैट कोई मिन टर्म है x कॉम्प्लीमेंट बाई, तो हम लोग उसे बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं 0 1, ऐसे लिखते हैं। और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 1। ओके, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो बाइनरी फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, x कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0 0, और ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 0 नंबर के। क्लियर, ऐसे ही इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि x कॉम्प्लीमेंट बाई लिखा था तो ये 0 1,
और इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 डेसिमल के। ओके, ऐसे एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहे तो ये आ जाएगा 1 0 और इससे इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे 2। और ऐसे ही यहाँ पर ये सब बाइनरी हो, मैं डेसिमल इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, तो इस एक्स बाई को हम लोग लिखेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा और ये इक्विवेलेंट 3 हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के मैप को नंबरिंग फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 1 2 3। क्लियर? अब यहां पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि दो ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप से ही बनेगा, सॉरी बाई कॉम्प्लीमेंट बाई, इस तरीके से ही बनेगा। लेकिन अब हम 3 के लिए बताएंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो मैं उनको कंप्लीट करता हूं कैसे करते हैं। तो फॉर 2 वेरिएबल आपने समझ लिया होगा, 3 वेरिएबल पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फॉर फंक्शन x बाई जेड। अगर हमारा कोई बूलियन फंक्शन है, लॉजिक फंक्शन है, उसमें 3 वेरिएबल यूज किए गए x बाई जेड, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि देयर विल बी टोटल टर्म्स, कितने होंगे? टोटल टर्म्स हमारे कितने होंगे? टोटल टर्म्स इज इक्वल टू दी पावर 3, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो जो हमारा सेल, जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने क्या बोला था, हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बेसिस पे इसको क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। मतलब जो वेरिएबल होते हैं उन्हें हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। अब देखिए, कोई तो कह सकता है नंबर ऑफ रो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 हो जाए और कॉलम 2 के लिए हो जाए, लेकिन अब कोई ये भी कह सकता है रो 2 हो जाए, तो आपको इसी ऑर्डर में लिखना है। एक्स बाई जेड लिखा तो एक्स बाई और इधर जेड लिख दीजिए। तो एक्स बाई हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा और जेड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं एक्स बाई जेड लिखता हूं तो एक्स रो को रिप्रेजेंट करेगा और बाई कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप ये बताइए कि अगर एक्स रो को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने क्या बताया था लास्ट में, एक्स जब रो को रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या बता सकता है? एक्स या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब बूलियन वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकता है हमारा वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन अगर बाई जेड की बात करी जाए तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4। तो इसीलिए कॉलम हमने कितने लिए? 4। तो ये भी बहुत सिंपल चीज है, इसमें भी हमें लग रहा है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए मैं इसको लिखता कैसे हूं, मैं इसको लिखूंगा एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स। अब थोड़ा पेशेंस रखना, यहाँ पे कुछ नया आने वाला है। इसको मैं लिखूंगा वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये सोचेंगे कि ये सर कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे बुक्स में जिस तरीके से लिखा होता है आप हो सकता है उसको मतलब रट लें, उसके बेसिस पे ही लिख दें, लेकिन कुछ लॉजिक होता है इसका लिखने का। इसको लिखेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई एक्स बाई और यहाँ लिखेंगे एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इस बेस पर हमें पहले तो ये डिस्कस करना है कि सर आपने ये इस तरीके से कैसे लिख दिया। तो सिंपल, हम बूलियन हम जो लॉजिक फंक्शन है उसको के मैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। के मैप की हेल्प से क्या कर रहे हैं? उसे मिनिमाइज करने के लिए के मैप में फिल कर रहे हैं, मींस के मैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें हम हमेशा क्या करते हैं कि जब भी कोई बूलियन फंक्शन लिखा होता है, 2 टर्म्स लिखे होते हैं, तो उसमें कुछ कॉमन लेके हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कहीं लिखा है सपोज दैट एक्स बाई और प्लस यहाँ लिखा है एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई, तो आप क्या करेंगे, इसमें बाई कॉमन आ रहा है तो बाई कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब कोशिश ये करेंगे कि ये टर्म हमारा और छोटा हो जाए। तो एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट हम जानते क्या होता है? 1 होता है। तो एक्स डॉट वाई डॉट 1 क्या आ जाएगा? बाई। तो ये देखो मिनिमाइज फॉर्म में आ गया, जबकि इसमें 2 टर्म्स लिखे हुए थे, ये सिंगल टर्म में आ गया और मिनिमाइज हो गया। ओके, तो हम कुछ अपने बूलियन फंक्शन, लॉजिक फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा कॉमन जैसा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो कॉमन जैसा कॉन्सेप्ट कब पॉसिबल होता है? कि जब ये जो टर्म्स लिखे होते हैं इनमें 1 बिट का डिफरेंस हो, 1 बिट का ही डिफरेंस हो। 1 बिट का डिफरेंस का मतलब, जैसे x को अगर हम रिप्रेजेंट करें, x कॉम्प्लीमेंट को, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। और ये x को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। तो देखो 0 को 1 किया, एक ही बिट का चेंजेस आया। ऐसे ही बाई जेड की अगर हम बात करें तो ये ऊपर 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, हाँ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप से लिख दिया है, मुझे बाई जेड में लिखना था और मैं एक्स बाई में ले आया, सॉरी, ये बाई जेड के टर्म्स हैं। हाँ, लिखना वैसे ही है, बाई जेड के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको वाई कॉम्प्लीमेंट जेड
और यहाँ लिखना है बाई जेड, यहाँ पे लिखना है बाई जेड कॉम्प्लीमेंट। ओके, हाँ, तो हम किस पे डिस्कशन कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ इसको 0 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको 0 1 से, इसको 1 1 से, जैसा कि हमने मिन टर्म्स में आपको बताया था। मिन टर्म्स में जो नॉन कॉम्प्लीमेंट टर्म होता है उसे हम 1 लिखते हैं, और कॉम्प्लीमेंट टर्म जो होता है उसे 0 लिखते हैं। तो इस तरीके से हम 1 0 लिख सकते हैं। ओके, अब ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, तो जरा इससे इसमें देखिए 1 बिट का चेंज आएगा। जो हमारे पास एक सीक्वेंस लिखी है, तो इसमें देखिए 1 बिट का ही चेंज आ रहा है, 0 से 1। ओके, अब ऐसे ही यहाँ 0 1 1 0 लिखा है, तो देखिए इस 0 का ही 1 बिट का चेंज आ रहा है, मतलब दोनों बिट चेंज नहीं हो रहे। ऐसे ही यहाँ पर ये 1 0 चेंज हो रहा है, न कि 1 1 चेंज हो रहा है। क्लियर? अच्छा, इसका रीजन क्या है चेंज करने का, इस तरीके से लिखने का? देखिए अगर ये 2 टर्म हमारे कहीं एक साथ आते हैं, तो इसमें हम बाई कॉम्प्लीमेंट को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1। तो बाई कॉम्प्लीमेंट हमारा मिनिमाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो हमेशा ये टर्म जो एडजेसेंट टर्म लिखे हैं उनमें देखिए कोई ना कोई कॉमन आ रहा होगा, तो बाई कॉमन आ रहा होगा। अगर हम लोग कहते बाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट के बाद बाई जेड कॉम्प्लीमेंट लिख देते, तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक साथ आ सकता है। लेकिन अगर हम सेकेंड और थर्ड की बात करें, सेकेंड और फोर्थ की, सॉरी, सेकेंड फोर्थ की बात करें, तो ये टर्म एक साथ नहीं आ सकते। तो जरूरी नहीं आपकी सीक्वेंस यही हो जैसा मैंने लिखा है, बाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट जेड बाई जेड कॉम्प्लीमेंट, जरूरी नहीं है। लेकिन इसको एक्चुअली एक सीक्वेंस में इसलिए लिखा गया है कि हम थोड़ा याद कर सकते हैं, इसलिए ऐसा लिख दिया। अदरवाइज आप फर्स्ट के बाद फोर्थ भी ला सकते हैं, बस 1 बिट का चेंज होना चाहिए नेक्स्ट टर्म में। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस को लिख सकते हैं। अच्छा, इस सीक्वेंस को याद करने का रीजन, मतलब ये आसानी से याद हो जाता है। ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, और ये 3 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2। तो बस थोड़ा सा चेंज है, 0 1 3 2। अगर हम ऐसे लिखते 0 2 फिर 1 3, तो फिर थोड़ा सा और लगता है। तो इस तरीके से ये लिखा गया है। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो हम नंबर लिखने वाले हैं उसको जरा समझने की कोशिश करना, हम कैसे लिखने वाले हैं। जो मैंने बोला था कि मिन टर्म्स नंबर से भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो हमारा एक्चुअली एक मिन टर्म यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होगा, वो मिन टर्म हमारा क्या होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। अगर ये न्यूमेरिक फॉर्म में मिन टर्म्स रिप्रेजेंट होता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 0, यही तो बोलते हैं। तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा जाता, तो इस सेल की वैल्यू क्या आती, एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट जेड। ओके, तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1, तो इसको क्या लिखा जा सकता था, 1। ओके, सेम एज अगर हम यहाँ पे बात करते तो एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई जेड, तो ये आ जाता 1 0 0, सॉरी, एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई जेड, तो ये क्या आ जाता 3 0 1 1, तो ये किसकी बाइनरी आ जाती, 3 की बाइनरी। तो ये मिन टर्म्स को न्यूमेरिक फॉर्म में लिखें या हम लोग वेरिएबल फॉर्म में लिखें, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ नंबर जनरेट होते जाते हैं। अब आप देखेंगे तो ये कैसे लिखा है, 0 1 3 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x बाई कॉम्प्लीमेंट जेड मीन्स 4 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7। इस तरीके से ये ऑर्डर बनता जाता है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, थर्ड पे। जैसे ये अगर 3 वेरिएबल का लिखा है, तो इस तरीके से। तो अगर आप भूल भी जाए नंबर, तो इनकी वैल्यू के रिस्पेक्ट में इस सेल की वैल्यू देख सकते हैं। क्या लिखा है, एक्स बाई जेड, तो एक्स बाई जेड हमारा क्या होता है, एक्स बाई जेड 1 1 1, और 1 1 1 किसकी वैल्यू होती है, 7 की, तो हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम के मैप को बना सकते हैं। ऐसे ही 4 के लिए अगर लिखा जाए, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको करना वही है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल 4 के लिए बता दूं, क्योंकि हमारे एग्जाम में 4 तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैं लिखता हूं फॉर फंक्शन x बाई जेड डब्ल्यू। ओके, इसके लिए लिखेंगे अगर हम लोग, तो हमें पता है टोटल टर्म्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं, टोटल टर्म्स इक्वल टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो अब हमें जो मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, उसमें मैं क्या करूंगा, जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा उसमें मुझे पता है हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स बाई और जेड डब्ल्यू हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आपको रो के लिए 2 वेरिएबल कॉम्बिनेशन के लिए रोज बनानी पड़ेंगी, और ऐसे ही कॉलम की अगर बात करें तो 2 वेरिएबल। तो यहाँ जेड डब्ल्यू कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4। तो 1 2 3 4। ऐसे यहां पर भी हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 4 1 2 3 4। बहुत आसान है।
और मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये पता है कि कैसे बनता है। बस आपको यहाँ अगर बाई चांस रट के जाते हो तो कोई कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैं एक लॉजिक आपको बता रहा हूँ। अब इसको वही कॉन्सेप्ट यूज करो, एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ क्या यूज करेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई, यहाँ क्या यूज करेंगे, एक्स बाई, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट। लॉजिक वही है। आप चाहें तो इस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे टर्म्स हैं बाइनरी फॉर्म में, उनमें किसी एक ही बिट में चेंज आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ देखिए बाई कॉम्प्लीमेंट से बाई चेंज हुआ है, यहाँ बाई कॉम्प्लीमेंट से बाई चेंज हुआ है, एक्स वैसे ही रखा है। अब यहाँ पे देखिए बाई नहीं चेंज हुआ है, एक्स चेंज हुआ है ना? तो 1 बिट चेंजेस होने चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेड डब्ल्यू, जेड कॉम्प्लीमेंट डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू एंड जेड डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब इसकी मैं अगर बाइनरी, मैं डायरेक्टली इसको नंबर फॉर्म में अगर फिलअप करूं तो मैं आपको बता सकता हूं, यहाँ आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। ओके, फिर यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, फिर यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 11, फिर यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगा 14 और यहाँ पे आएगा 15। करके देख लेना। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ इनकी बाइनरी के बेसिस पे समझिए। अब जैसे मैंने ये 11 कैसे लिख दिया, तो 11 क्या है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड डब्ल्यू। इसकी बाइनरी अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगी, 1011, और जो किसके इक्विवेलेंट है डेसिमल में, 11 के। तो ये 11 आ गया, इसलिए 11 लिखा गया। क्लियर? तो इसको अगर कभी कंफ्यूज हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे ही 5 के लिए अगर कहते हैं तो हम x बाई जेड और w मान लेते हैं, w के बाद m लिखा हुआ है, तो 3 इधर आ जाएंगे, तो मतलब 8 हमारी रोज बनेगी, है ना, 4 कॉलम्स बनेंगे। या फिर हम x बाई जेड डब्ल्यू पी एक तरफ कर दें, तो जेड डब्ल्यू पी के रिस्पेक्ट में हमारे 8 कॉलम्स बनेंगे। तो हमें उस सीक्वेंस को 3 के सीक्वेंस में ऐसे लिखना है कि 1 बिट ही चेंज होता हो, हम उसे फिल कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम सभी कर सकते हैं। ओके, सो ऑन। ओके, तो ये तो हो गया। हम बात करते हैं कि कैसे कैसे मैट्रिक्स, कैसे के मैप बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं कैसे के मैप में हम वैल्यूज को फिल करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ वी फिल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ वी रिप्रेजेंट, हाउ वी रिप्रेजेंट how we represent a logic function by K-map। ओके, तो अब इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताता हूँ, जिससे चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर देखना डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे होगा। अब कहीं किसी ने फंक्शन लिखा एफ एक्स बाई, ओके, एक्स बाई, और यहाँ पे हमने फंक्शन लिख दिया एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई समथिंग, ये लिख दिया। अब ये हमारा क्या है, एक बूलियन फंक्शन है, लॉजिक फंक्शन है, इसे के मैप से रिप्रेजेंट करिए। तो फर्स्ट हमें पॉइंट क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट आपको पता होगा कैसे लिखा जाता है, मतलब हर एक टर्म, जो मेन टर्म हमारा रिप्रेजेंट होता है वो किससे होता है, सारे उसमें वेरिएबल यूज होने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली भी आप कैसे इसको फिल करोगे, तो वो भी मैं बता दूंगा दोनों चीजें। तो पहले आपको क्या आना चाहिए, इसको लिखिए राइट इन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, x, इसको फंक्शन को कैसे लिखूंगा, x यहां पे लिख दूंगा बाई प्लस बाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई। ओके, अब ये बन जाएगा x बाई प्लस एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई। अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब एक्चुअली हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चलिए मैं बताता हूं। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे, ये भी हमें पता है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे।
और उसको हम कैसे फिल करते हैं इसको भी देख लेते हैं। मैं इसके बेसिस पे आपको पॉइंट भी बता दूंगा क्या क्या पॉइंट रहेंगे। ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y, तो x कॉम्प्लीमेंट x y कॉम्प्लीमेंट y। अब देखिए ये अभी मिन टर्म्स में भी लिखा होता तो कैसे फिल करते हैं, इसको भी मैं इसी एग्जांपल से सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा। तो यहां पे आ गया कि इस सेल में हम लोग क्या फिल करें, तो इस सेल में फिल करें जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे टर्म्स, ये मिन टर्म्स ही तो हैं। तो x बाई और x बाई, तो हम क्या करना होता है इसमें, जो मिन टर्म एग्जिस्ट करता है उसे हम 1 फिल करते हैं। ओके, तो यहां पे याद आपको रखना है fill 1 in corresponding cell in K-map fill 1 in corresponding of min term ओके। क्या करना है, fill 1 in corresponding cell of min term corresponding min term in K-map, तो हमें 1 सेट करना है, और अगर नहीं है कोई तो हम क्या सेट करेंगे, 0, अदरवाइज सेट 0, अदरवाइज फिल 0। ओके, बस ये आपको याद रखना है। तो अब मेरे पास x बाई सेल मतलब मिन टर्म है, तो x बाई मिन टर्म कौन सा सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, x बाई दिस वन, तो यहाँ क्या फिल कर देंगे 1। ऐसे x बाई कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो x बाई कॉम्प्लीमेंट दिस वन, और यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट बाई लिखा है तो दिस वन, और बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएंगे 0। इस तरीके से फिल कर लेंगे तो आसान, मुझे पता है सारे स्टूडेंट इस तरीके से करना जानते भी होंगे, बस थोड़ी सी मैंने हेल्प कर दी, रिकॉल कर दिया। इस बेसिस पे हम लोग कोई भी अगर हमें के मैप दिया जाता है तो हम उसे फिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर यही मिंट इसमें दिए जाते हैं, ये अगर मिनटर्म हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में दिए जाते तो हमें तो पता है कि कैसे लिखा होता है, ये ना लिख के यहाँ पे लिखा जा सकता था कि, और इसको क्या लिखा जा सकता था, एफ एक्स बाई, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, और एफ एक्स बाई मिन टर्म, यहाँ क्या लिखा होता है 3, ये 3 का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो देखिए मैंने जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं वो कहीं और से थोड़ी मैं वैल्यूज लाया हूँ, ये वैल्यूज किसके रिस्पेक्ट में होती है, 0 के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में होती है 1 के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में होती है 2 के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में होती है 3 के। तो जहां देखिए वैल्यू 3 लिखी है तो 3 के प्लेस पे 1 है, 2 के प्लेस पर 1 है, 1 के प्लेस पर 1 है, और बाकी हमारा कोई मिन टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मैक्स टर्म है तो मैक्स टर्म 0 ही रहेगा। क्लियर, तो मिन टर्म के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं 1 लिखते हैं, वही मैंने लिखा फिल 1 इन करेस्पॉन्डिंग ऑफ मिन टर्म इन सेल इन के मैप। ओके, के मैप सेल। ओके, चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट कैसे फिल करते हैं, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म हम नहीं बनाना चाहते हैं, हम डायरेक्ट इसको फिल करना चाहते हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा तो एक्चुअली वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हुआ ये टर्म। देखिए ये टर्म हमारा क्या है x, और एक्चुअली ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट, तो देखिए कहीं ना कहीं ये मिनिमाइज हुआ है ना, तो वो मिनिमाइज फॉर्म में ऑलरेडी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब बाद में अभी बात करें कैसे मिनिमाइज करते हैं, फिलहाल अभी मैं के मैप को डायरेक्ट फिल करने की बात करता हूँ। अब जैसे मेरे पास यही एग्जांपल था कि फंक्शन एक्स बाई, और जिसमें लिखा था एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम के मैप बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी वैसे ही कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मत सॉल्व करते रहिए, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है x, ये है बाई, तो x कॉम्प्लीमेंट x बाई कॉम्प्लीमेंट बाई। अब इसको मैं फिल कैसे करता हूं तो समझ लीजिए, इसको हम लोग फिल करेंगे, यहां लिखा हुआ है x, ओके, ये क्या लिखा है x, तो x का मतलब है वो रो या जो कॉलम कोई भी हो जो टर्म वेरिएबल x को रिप्रेजेंट करे, तो x को ये रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, x को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो होल x को हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, होल x को, बाई से कोई मतलब नहीं, x मींस रो कंप्लीटली, अगर रो कॉलम होता तो कॉलम कंप्लीटली। अब x कॉम्प्लीमेंट बाई लिखा है तो ये रो विद पर्टिकुलर सेल बता रहा है, x कॉम्प्लीमेंट बाई, तो ये इसको बता रहा है।
तो हम इसको फिल कर देंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, और ये होल रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स को। तो जहां आपको एक्स मिलेगा, होल जहां जहां एक्स मिलेगा, तो वहां पे आप वन लिखें। अब इस सेल की वैल्यू क्या है, एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट, और इसकी क्या है, एक्स बाई। हमें तो एक्स जहां वन मिलेगा वहां लिखेंगे, तो इसे वाई कॉम्प्लीमेंट वाई को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। तो हम इस तरीके से डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं डायरेक्ट का और देता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। हम एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल। जैसे एक फंक्शन अगर हमारा लिखा है एक्स बाई जेड, ओके, यहां पे लिखा है इक्वल टू एक्स बाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई जेड, और प्लस लिखा है एक्स, ओके, ये लिखा हुआ है। अब इसके बेसिस पे हमें के मैप फिल करना है, क्योंकि देखो अब इससे बहुत सारी चीजें आसान होने वाली हैं। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में बना के मिन टर्म्स बताएं। मतलब अभी अगर इसको कोई देखता, आपसे पूछता कितने मिन टर्म्स हैं, तो शायद आप नहीं बता सकते थे। लेकिन के मैप में फिल कर दिया, तो जहां जहां वन आया उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये मिन टर्म्स है, ये हम बता सकते हैं। तो ये और आसान तरीका हो गया, के मैप की हेल्प से हम डायरेक्टली मिन टर्म्स बता सकते हैं। तो जितने वंस हैं वो मिन टर्म्स हैं, जितने जीरो हैं वो मैक्स टर्म है। क्लियर, ये हम लोग बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसको फिल कैसे करें। तो फिल करने पर ही हम लोग चल रहे थे, देखिए कितनी चीजें क्लियर हो रही हैं। ओके, तो इसको मैंने रो में एक मान लिया, कॉलम में टू मान लिए। तो ये आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स, और ये आ जाएगा, सॉरी, बाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट जेड, और बाई जेड, और बाई जेड कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यूज हम फिल कर रहे हैं, तो कैसे वैल्यूज फिल करेंगे, देखिए इस एक्सप्रेशन में हमें लिखा मिला है एक्स वाई। तो एक्स वाई को हम कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स ये रो, और बाई कॉलम। तो बाई कॉलम तो कोई है नहीं, बाई तो बहुत जगह मिल रहा है, तो यहां भी बाई मिल रहा है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ना समझ लेना आप इसे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे y मिल रहा है और यहाँ पे y मिल रहा है। तो x तो रो हमारी कंप्लीटली होगी, और वो रो के वो सेल फिल करना है जहां आपको कॉलम y मिले। तो y दो जगह मिल रहा है, तो यहाँ दोनों जगह हम लोग क्या फिल कर सकते हैं, वन वन। क्लियर, तो यहाँ देखो होल हमने रो को x क्यों नहीं फिल किया, क्योंकि इस होल रो की बात नहीं कर रहा, वो कॉलम में भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वही कॉलम फिल करिए जिसमें y हो। तो हम y यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, तो ऐसे एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई जेड, ये तो डेफिनेट आप भर ही लेंगे, फिल ही कर लेंगे, क्योंकि एक्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, बाई जेड यहाँ है, तो इसका मतलब ये वाला सेल आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे बात आती है एक्स। अब देखो एक्स फिर से लिख दिया गया, तो एक्स का मतलब कॉलम से कोई मतलब नहीं, होल रो हमारी क्या हो जाए, एक्स एक्स वाली रो क्या हो जाए, वन। तो यहाँ भी वन लिखोगे, यहाँ भी वन लिखोगे, यहाँ भी वन, यहाँ ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज हम इसको ऐसे फिल करते। बाकी रिमेनिंग सेल्स हैं, इन्हें क्या फिल कर देंगे, जीरो। तो अब बता सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हाउ मेनी मिन टर्म्स। तो कोई देख के नहीं बता सकता, यहाँ थ्री मिन टर्म्स हैं। देख के कोई यही बताने की कोशिश करेगा देयर आर थ्री मिन टर्म्स, लेकिन यहाँ एक्चुअली कितने मिन टर्म्स हैं, फाइव मिन टर्म्स हैं। और कौन से ये भी हम लोग बता सकते हैं, ये लिखा हुआ है एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई जेड, और ये लिखा हुआ है एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा है एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट जेड। ऐसे करके हम सब बता सकते हैं, इनका न्यूमेरिक वैल्यू भी बता सकते हैं। इन्हीं की हेल्प से, इनकी हेल्प से हम लोग क्या बता सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ जो मिन टर्म्स हैं वो वन रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वन जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो एक्चुअली मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ जीरो है वो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, तो इसकी हेल्प से हम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म बता सकते हैं। क्लियर, तो अभी हमने बस एक स्टेप कंप्लीट किया है कि हम के मैप कैसे फिल करते हैं। अब हम आगे स्टेप कंप्लीट करेंगे के मैप की हेल्प से हम मिनिमाइज कैसे करते हैं। फिल करना तो सीख गए, तो अब मिनिमाइजेशन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेनली जो कॉन्सेप्ट है मिनिमाइजेशन का। मिनिमाइजेशन के लिए हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो अब मिनिमाइजेशन की बात करते हैं। तो मिनिमाइजेशन, हाउ वी मिनिमाइज। मिनिमाइज, या इसी को सिंप्लीफाई भी बोला जाता है, सिंप्लीफाई, हाउ वी मिनिमाइज लॉजिक फंक्शन बाय
के मैप। ओके, तो ये पॉइंट कंप्लीट करने से पहले अभी और भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स है। क्या कि हम बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद जो मिनिमाइजेशन के बाद भी बूलियन फंक्शन में ही हम लोग उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मिनिमाइज फॉर्म होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे पहले एक ग्रुपिंग करना आना चाहिए। तो ग्रुप के कॉन्सेप्ट में यहीं से बात आती है हमारी इम्प्लीकेंट की, प्राइम इम्प्लीकेंट की, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। कोई के मैप दे दिया गया या कोई बूलियन फंक्शन दे दिया गया और बोला गया इसमें आप बताइए कितने इम्प्लीकेंट है, प्राइम इम्प्लीकेंट है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, इस टाइप के वर्ड यूज किए जाते हैं, या फिर डायरेक्टली पूछा जाता है मिनिमाइज करके आप बताइए। तो पहले मैं सिंपल एक मिनिमाइजेशन करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं उसमें बताऊंगा व्हाट इज रोल ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एंड प्राइम इम्प्लीकेंट एंड इम्प्लीकेंट्स। ओके, तो पहले मैं आपको बोलता हूँ कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो मैं एग्जाम्पल की हेल्प से ही आपको बता सकता हूँ। बहुत थ्योरेटिकली अगर बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बाई। ओके, अब बहुत सारे लोग तो बूलियन फंक्शन की हेल्प से भी, बूलियन जो अलजेब्रा है उसके हेल्प से भी मिनिमाइज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ना अगर कर पाए तो के मैप सबसे अच्छा तरीका है और के मैप से ही करना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक क्वेश्चन है ए एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाय। ओके, देखते हैं ये मिनिमाइज होगा कि नहीं होगा। चलिए देखेंगे इसको। तो अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं के मैप की हेल्प से। तो पहले इसको के मैप में सिंपली फिल करो। तो के मैप तो हम लोग जानते ही, फिल कर ही लेंगे। एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स हो जाएगा बाई कॉम्प्लीमेंट बाई। कहाँ कहाँ हम लोग फिल करेंगे वैल्यूज? यहाँ पे फिल करेंगे एक्स, एक्स वाली रो ये हो जाएगी 1 1, और एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई ये हमारा हो जाएगा ये 1। हमें करना क्या होता है, हमें पेयरिंग करनी होती है, ग्रुपिंग करनी होती है। अब जो ग्रुपिंग की बात आती है तो हम इस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं। अब ये इस तरीके से ग्रुपिंग करने का मतलब क्या है, ये हम अभी आपको बताएंगे। इस तरीके से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है ग्रुप। जो ग्रुप होता है एक्चुअली वो है क्या? तो ग्रुप क्या है? ग्रुप क्या है जिसमें बोला जाता है ग्रुप है सेट ऑफ मैक्सिमम वंस, पॉसिबल मैक्सिमम वंस, पॉसिबल मैक्सिमम वंस, मतलब जितने मैक्सिमम वन उसमें पॉसिबल हो वो आप ग्रुप बनाइए। क्लियर? और आपको बताना, इसमें याद रखना है आपको, साइज ऑफ ग्रुप क्या हो सकती है? साइज ऑफ ग्रुप क्या हो सकती है? साइज ऑफ ग्रुप इन फॉर्म टू द पावर आई। और जहां पे आई क्या होता है, वेयर आई क्या हो सकता है, 0 1 2, इस तरीके से चलेगा। अब देखिए ये पॉइंट है, मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा, नई चीजें समझ में आएंगी कि आई साइज ऑफ ग्रुप क्या होना चाहिए, टू दी पावर आई फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब आई की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, टू दी पावर 0 1, तो 1 साइज का एक ग्रुप होना चाहिए। आई की वैल्यू 1 रख देंगे तो टू दी पावर 1 मतलब 2 साइज का हो सकता है, 4 साइज का हो सकता है, 8 साइज का हो सकता है। तो इसका मतलब कुछ और नहीं है, साइज क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है। इस तरीके से ये साइज हो सकती है किसकी, ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है, सेट ऑफ पॉसिबल मैक्सिमम वंस। ठीक है, जो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ कि आपको जो ग्रुप बनाना है वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम वंस का। तो अब जैसे कोई अगर कहता है कि सर ये वाला ही 1 का ग्रुप बना ले, क्योंकि इसमें साइज तो दी है 1, तो 1 पॉसिबल है। लेकिन मैंने क्या बोला, आपको कैसे ग्रुप बनाना है, मैक्सिमम वंस का ग्रुप बनाना है। अच्छा, उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कोई कहता है डायगोनली बन सकता है, तो 1 1 इसका ग्रुप नहीं बन सकता है। तो ये क्या होता है, एडजेसेंट वंस का ही ग्रुप बनता है। तो अ सेट ऑफ पॉसिबल एडजेसेंट मैक्सिमम वंस, और वो भी क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। ओके,
एडजेसेंट वन होना चाहिए। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हर जगह एडजेसेंट वन का ग्रुप बन जाए। जैसे 1 1 1 3 है, तो आप सोचते हैं कि सर इन 3 का हम एडजेसेंट 3 वन का पेयर बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि फिर उसमें साइज नहीं मिलेगी। तो एडजेसेंट वन का बनना चाहिए, मतलब हम डायगोनली नहीं बना सकते। क्लियर? तो रो कॉलम वाइज जो एडजेसेंट है वो बन सकता है और डायगोनली नहीं बन सकता। थोड़ा इसको अपने आप से आपको समझना पड़ेगा इस तरीके से। अब जब मैंने इसका पेयरिंग इस तरीके से कर लिया है, ग्रुपिंग इस तरीके से कर लिया है, तो अब इसे हम मिनिमाइज फॉर्म में लिखेंगे कैसे? तो अब ये मिनिमाइज कैसे हुआ? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप पर्टिकुलर एक टर्म को रिप्रेजेंट करेगा जो मिनिमाइज पॉसिबल में हो सके। जैसे x होल रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, x और होल वन ही है, पूरी रो के वन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? x को। और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या करेगा? y। तो हमारा जो मिनिमाइज बूलियन फंक्शन आ जाएगा, तो ये फंक्शन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मिनिमाइज लॉजिक फंक्शन। ओके, तो जो ये लॉजिक फंक्शन था उसका मिनिमाइज फॉर्म ये आ गया। इसमें x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई लिखा था, यहाँ x प्लस बाई लिखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत आसान सा हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं और फिर मैं डिस्कस करूंगा, फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिसपे हमें और भी कुछ चीजें सीखनी है। तो अभी तो मैंने एक सिंपल आइडिया आपको दे दिया, इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, तो शायद आपको कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आएगी। क्लियर? तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं एक और एग्जांपल। ये तो 2 का था तो बहुत आसान था, 3 का लेते हैं। x बाई जेड, और यहां पे मैंने ले लिया x कॉम्प्लीमेंट बाई जेड प्लस x बाई कॉम्प्लीमेंट प्लस x बाई जेड। ओके, अब ये 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, मतलब ये वो मिन टर्म मैक्सिमम नहीं, ये 3 कुछ इस तरीके से अलग से टर्म्स मैंने लिख दिए। लेकिन अभी हम मिन टर्म मैक्सिमम की बात इनको देख के डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, वो तो हम के मैप से या फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद ही बता सकते हैं। तो जरा इसको मिनिमाइज करिए, तो हम कहेंगे मिनिमाइज लॉजिक फंक्शन आपको बताना है। ओके, आपको मिनिमाइज लॉजिक फंक्शन बताना है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा हाँ, इस पे मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दूं। देखिए आपको ये प्रोसेस क्यों करनी पड़ी कि आपने सिंप्लीफाई किया हमारे बूलियन फंक्शन को, लॉजिक फंक्शन को। दूसरा, इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने मिनिमम गेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कोई भी गेट यूज करें। तो अब यहाँ तो मुझे पता है कि प्लस यूज करेंगे तो और होगा, और यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब एंड होगा, और ये नॉट लगा हुआ है तो मतलब एक नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी। तो 3 गेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ओनली 1 गेट की है ना। तो सिंपली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये पूछता है कि कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ओके, अदरवाइज तो 3 गेट लग रहे थे। अब जैसे इसको मैं के मैप की हेल्प से सॉल्व करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। फिर मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन रखूंगा, अगर नहीं आती है प्रॉब्लम। ओके, ये है हमारा x, ये है y, ये है z, और इसको हम लिखेंगे x कॉम्प्लीमेंट x, और यहाँ पे आ जाएगा y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z y z y z कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब इसमें मैं फिल करूंगा वंस। ओके, तो x कॉम्प्लीमेंट बाई जेड, अब फिल करना तो आप जानेंगे। x कॉम्प्लीमेंट रो नंबर ये है, बाई जेड कहाँ मिल रहा है? ये, तो ये बन जाएगा 1। ओके, x बाई कॉम्प्लीमेंट, तो x तो हमारी ये रो है, लेकिन रो में कौन से सेल फिल करना? जिन सेल का कॉलम नंबर बाई कॉम्प्लीमेंट भी हो। तो बाई कॉम्प्लीमेंट किसमें? इन दोनों में है, तो इसका मतलब यहाँ 1 1 लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही हमें बात करनी x बाई जेड पे, तो x बाई जेड क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक्चुअली सही से देखा जाए तो यहाँ मेन टर्म्स कितने हैं? 4, और हमारे जो मैक्स टर्म है 1 2 3 4, ये भी 4 है। इसको देख के तो हमें 3 लग रहे थे, लेकिन नहीं, 4 है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अब इसको सॉल्व करता हूँ। देखो अब यहाँ हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो। अब जैसे मैं अगर इसकी ग्रुपिंग करता हूँ, अगर मैं इसकी ग्रुपिंग करता हूँ तो कैसे करूंगा कि भाई सबसे नंबर ऑफ मैक्सिमम वंस का ग्रुप हो, तो हमारे पास कितने वंस हैं? 4, तो 4 से तो बड़ा ग्रुप हो नहीं सकता है। लेकिन क्या हमारे 4 एडजेसेंट फॉर्म में है? नहीं है, तो इसका मतलब 4 का ग्रुप पॉसिबल नहीं है। तो 4 वंस अगर हम ग्रुप की बात करें
अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो 4 वंस नॉट पॉसिबल, है ना, ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब 4 के बाद फिर कितने के ग्रुप बन सकते हैं? 2 के ग्रुप को चेक करें, ग्रुप 2 वंस, तो 2 वंस के तो बन सकते हैं, यस पॉसिबल है। कहां कहां पे भाई? हम इसको 2 वंस ले लें, ओके, इसके 2 वंस ले लें, ओके। अब ये आपके बनाने पे डिपेंड करता है कि आपने इस तरीके से बना दिया, ओके। एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता था जो कहीं इस वन का भी ग्रुप बना सकता था। कौन से वन का? जो मैंने ये दोनों लिए हैं, इस वन का भी ग्रुप बना सकता था। किसका? इसका भी ग्रुप बना सकता था, क्योंकि ये भी तो 2 वंस है। अब बात यहीं से स्टार्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा मेनली पॉइंट्स क्या है आगे हमें जो डिस्कस करना है। कि अगर 1 1 के ग्रुप इस तरीके से बना रहे हैं तो आप 2 वंस के ग्रुप यहाँ भी ये भी बना सकते हो। मैंने जो बनाए दो तो वो तो है ही, एक आप ये भी बना सकते हो। तो अगर ऐसे ग्रुप बना लिए तो इसका मतलब 3 ग्रुप है ना। और अगर मैंने पहले बनाए तो वो 2 ग्रुप लग रहे हैं, क्योंकि वन सब कवर हो गए। हम ये प्रोसेस जो ग्रुप बना के करते हैं उसमें हम करते क्या है कि सारे वंस कवर हो, कोई वन छूटना नहीं चाहिए। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे और याद रखना कि हम ग्रुप बनाते हैं ईच वन। अब यहाँ पे ये ग्रुप के बाद एक पॉइंट और आता है, ईच वन शुड बी इन अ ग्रुप, इन एट लीस्ट 1 ग्रुप। मतलब वो किसी न किसी एक ग्रुप में होना चाहिए, ईच वन। अगर एक भी वन छूटना नहीं चाहिए, क्लियर। तो हम किसी वन को छोड़ नहीं सकते, ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो ऐसा नहीं कि मतलब आपका कोई एक वन है जिसका पेयर नहीं बन रहा, एक का वन बन गया, जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया था तो इसका ये ग्रुप बन गया और उसके बाद ये वन छूट गया, आप इसे छोड़ दें, नहीं। उस वन को भी किसी न किसी ग्रुप के साथ एडजस्ट करिए। अगर नहीं किसी दूसरे वन के साथ एडजस्ट हो पा रहा है तो हम इंडिविजुअल एक ही वन का ग्रुप बना देंगे, क्लियर। तो वहां पर भी कोई डाउट नहीं है इस तरीके से। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि ये वन का ग्रुप भी बन सकता है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें इसका मिनिमाइजेशन फॉर्म तो ये क्या हो सकता है भाई? एक तो हम इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में वैल्यू लिखेंगे, एक तो इस ग्रुप, और 3 वैल्यूज आएंगी। लेकिन हमारा मेन पर्पज होता है कि सारे वंस कवर हो जाएं, कोई ऐसा ना हो कि ग्रुप यूजलेस ग्रुप भी यहाँ पे यूज किया जाए। ग्रुप यूजलेस ग्रुप मतलब उस ग्रुप का कोई रोल नहीं है। अगर देखा जाए इस ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई क्यों इग्नोर कर सकते हो? क्योंकि ये जो आप वन यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी ग्रुप में आ चुके हैं, तो हम इस ग्रुप को नहीं लेंगे। लेकिन कभी ऐसा हो कि एक वन अगर बच जाता है, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में यही बताया था कि ये एक ग्रुप बनाने के बाद, ये वन रिमेन था, तो उसको भी मैं ये सोचता हूँ किसी लार्जेस्ट साइज के ग्रुप में इंक्लूड करना है। अगर नहीं हो पाता तो इंडिविजुअल होगा, तो वन हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस केस में ये क्या कह रहा है कि भाई हमने तो ग्रुपिंग ही की है, वो 2 वंस ऑलरेडी किसी न किसी ग्रुप में आ गए, तो हम क्या करें? तो हो सकता है कोई स्टार्टिंग इसी वन की पेयरिंग से करे, पहले यही वन का पेयर बनाए 2 वंस का क्योंकि 3 का बन नहीं सकता तो 2 का यही बनाए। फिर क्या ये वन छूट गया इसके साथ इंक्लूड कर लो, ये वाला वन छूट गया इसके साथ इंक्लूड कर लो। तो ऐसे केस में हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, मिनिमम क्या होगा, तो हम किसको इग्नोर करें? तो देखिए यहाँ क्या पॉसिबिलिटी थी, यहाँ आपका पॉसिबिलिटी थी कि या तो आप फंक्शन x बाई जेड को क्या लिख देते, इसके रिस्पेक्ट में क्या लिख देते, x, जो मैंने ब्लू कलर लिया है उसमें देख लेना कि x और कॉलम कौन सा, बाई कॉम्प्लीमेंट, तो x बाई कॉम्प्लीमेंट, ओके। प्लस जो ब्लू कलर में ही लिए वो क्या है, x, x तो रो हो गई, सॉरी कॉलम, मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ। ब्लू कलर का जो मैंने सेकंड लिया उसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, बाई जेड, पूरा का पूरा कॉलम है तो बाई जेड कॉलम ने, तो ये बन गया। या फिर क्या लिख सकते हैं, ये तो होगी पॉसिबिलिटी फर्स्ट, और सेकंड पॉसिबिलिटी अगर किसी ने ऐसे बना दिया तो वो क्या लिखेगा, फंक्शन एक्स बाई जेड इक्वल टू एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट, पहला वाला ब्लू, और दूसरा क्या बन जाएगा, बाई जेड, जो ब्लू दूसरा है। और ये जो है इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस एक्स, और कॉमन क्या आ रहा है, जेड, तो एक्स जेड। तो क्या ये मिनिमाइज फॉर्म में है,
इज दिस सिंप्लीफाई? सिंप्लीफाई, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि भाई इससे अच्छा तो ये है, और दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि यहां भी कोई वन छूटा नहीं था और यहां भी वन नहीं छूटा। तो देखो, ये भी तो हमारा एक बूलियन फंक्शन है, बस मिनिमाइज फॉर्म में नहीं है। ये भी उसी के इक्विवेलेंट एक बूलियन फंक्शन है, लेकिन मिनिमाइज फॉर्म में नहीं। ये उसी के इक्विवेलेंट एक बूलियन फंक्शन है, लेकिन ये मिनिमाइज है। तो अब कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होता है कि सर अगर हम गलत गलत तरीके से पेयरिंग कर जाए, मतलब पेयर गलत नहीं बनाए, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, जो हमने सेलेक्ट किए हैं पेयर्स, तो वो हम क्या सोचते हैं ऑलवेज कि कम से कम ग्रुप्स में, कम से कम ग्रुप्स में सारे वन क्या हो जाए? इंक्लूड हो जाए, मतलब उसमें एग्जिस्ट कर जाए। मैक्स यूजलेस ग्रुप हम यूज ना करें, मतलब कि वो वन ऑलरेडी इस ग्रुप और इस ग्रुप के साथ वो वंस आ चुके हैं और आप एक नया ग्रुप बना रहे हो। तो ये चीज आपको तब समझ में आएगी मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, जब हमें पता हो इम्प्लीकेंट क्या होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं। तो इन चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बेस पर एक पॉइंट पर्टिकुलर ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा कि एजेंसी कौन से इम्प्लीकेंट आपके मिनिमाइज बूलियन फंक्शन में होना कंपलसरी है। उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें एक तरीके से हम एलिमिनेट करेंगे पर्टिकुलर ग्रुप्स को, जो कि हमारे बुलियन मिनिमाइज बुलियन फंक्शन में नहीं होना चाहिए। उसके रिस्पेक्ट में ये जो मैंने इग्नोर करके लिखा, वो तो अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको ये कैसे पता होगा कि कैसे आप इसको रिमूव कर दें? तो इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर इसको इग्नोर करना, मतलब कैसे? वो एक प्रोसेस होगी, स्टेप होगा, जिसके बेस पे ये हमारा ग्रुप क्या होगा? इग्नोर होगा, इसमें हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो फाइनली आंसर हमारा यही होना चाहिए, आंसर हमारा ये होना चाहिए। तो यही तो हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में लग रहा है ना, तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, तो इसमें हम सिंप्लीफाई कैसे कह सकते हैं? तो मेन जो टारगेट है वो है कि पहले हम लोग डिस्कस कर ले कि जो इसमें वंस के ग्रुप बनते हैं उन्हें किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और उन कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स में से किन ग्रुप्स को हमें कंपलसरी है सिलेक्ट करना, है ना? किन ग्रुप्स को कंपलसरी हम सिलेक्ट करें, किसके लिए? सिंप्लीफिकेशन के लिए। किन ग्रुप्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, या क्या ऐसा भी है हमारे इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, मतलब मिनिमाइज सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में। अभी तो आपके पास ये पर्टिकुलर टर्म आ गया, तो इसलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। करके देखना, मतलब वैल्यूज पुट करके देखना, एक्स वाई ट्रुथ टेबल बना के आपको सेम मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि ये सेकंड जो फॉर्म लिखी है, इसी फॉर्म में और भी बहुत सारे बुलियन फंक्शंस बन के आ जाएं, तब भी हमें कंफ्यूजन होगा कि फिर कौन सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखें। तो उसमें भी हमें आंसर को पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वही ऑप्शन मैच करा लेंगे, और नहीं तो हमें ये देखना होगा कौन कौन से ऐसे पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कौन से पॉसिबल हमारे बुलियन फंक्शन, सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे ये लग रहा है कि हम लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, अदरवाइज ये कंफ्यूजन बना रहा तो प्रॉब्लम होगी। तो जिसको हम तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब हम इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, एजेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में समझ सके। आई होप कि आपको यहाँ तक का ये सेशन समझ में आया होगा, क्योंकि आज के सेशन में हम लोगों ने केवल और केवल के मैप में लॉजिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखा है। मिन टर्म्स मैक्सिमम भी इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सीखा है। अब जो आगे आने वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग एजेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का रोल देखेंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट का रोल देखेंगे। तब ये सारी चीजें और अच्छे से कंप्लीट होंगी, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा पार्ट, लेकिन अभी इस पार्ट से भी हम लोग कह सकते हैं हमारे एग्जाम में 1 to 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जिसमें मिन टर्म और मैक्स टर्म हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। हमें सम ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोग और इंटरेस्टिंग वे में आएंगे, क्योंकि उसमें तो प्राइम इम्प्लीकेंट और एजेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स का रोल भी आ जाएगा। फिर कंप्लीटली हम लोग कह सकते हैं कि किसी लॉजिक फंक्शन को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये लेसन। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए इसको, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस टाइप की लेसन्स वीडियोस मैं डालता रहूँगा, क्योंकि अभी ये सीक्वेंस चल रही है, तो डिजिटल लॉजिक को मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा इसको कंप्लीट करूँगा। ओके, तो आज का सेशन यही मैं वाइंड अप करता हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।